हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लब गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। समझ रहे हैं आप, लेक्चर नंबर 16। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में, हमने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि नीट और जेई लेवल के भी थे उसमें क्वेश्चंस, जिसको हमने आपको क्लियरली एक एक करके एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया। उसको जानने के लिए आपको अच्छे से यदि उसको समझना है तो उसके जस्ट पहले वाले दोनों लेक्चर आपको जानना पड़ेगा। उसके जस्ट पहले वाले जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए हमने लेक्चर बनाया था, तो उसको पहले आप देखेंगे। उसके बाद से तब जाके आप लेक्चर नंबर 15 को न्यूमेरिकल्स जो है उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ एक टॉपिक बच जाता है जिसका नाम होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा? व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु इसका नाम है। तो व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है और उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है। व्हीट स्टोन सेतु में ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ पे यदि ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ऐसे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, ऐसे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। इस तरीके से यहाँ पे ए टर्मिनल, यहाँ पे बी टर्मिनल, ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमने कहा कि एक्स पॉइंट और ये वाई पॉइंट। यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4, यहाँ पे C5। यदि इस तरीके का कोई सर्किट आपको दिखता है, यहाँ कैपेसिटर के जगह पर रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगले चैप्टर में हम रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, यदि आपको एकदम अच्छे से आ जाता है तो आप रेजिस्टेंस वाले भी जितने भी सर्किट हैं एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, पहले व्हीट स्टोन सेतु के बारे में ऐसा ये देखा गया कि यदि C1 बटा C2 यहाँ से, मतलब इतना बटा में इतना, यहाँ जो भी हो, यहाँ P/Q हो सकता है, C/A हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो C1/C2, यदि C1/C2 बराबर C3/C4 हो, ठीक, यदि C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 हो, तो उस समय x पर जो विभवांतर, हमने कहा कि यहाँ का विभवांतर कितना है, a है, ठीक है, यहाँ का विभवांतर b है। यदि इसको हम ऐसे बैटरी से जोड़ दें, ऐसे एक बैटरी से जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें इसको, तो यहाँ का विभवांतर भी, यहाँ का विभवांतर 0 हो जाएगा। यहाँ का विभवांतर भी, यहाँ का विभवांतर 0, तो यहाँ पे भी विभवांतर a वाले पॉइंट पे कितना विभवांतर हो जाएगा भी। यहाँ पे कोई भी सर्किट में यहाँ का कोई कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, भी ही होगा। ओके, और इस साइड में कितना विभवांतर यहाँ पे होगा, 0 होगा। भी से आपको मालूम है कि चार्ज निकलता है। यहाँ से हम कहे कि Q चार्ज निकला, यहाँ से Q चार्ज निकला, तो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाएगा, Q1 और Q2। तो यहाँ से Q1, ये Q1 इधर जाएगा, यहाँ से आने के बाद हो सकता है इधर चला जाए, हो सकता है इधर चला जाए। लेकिन यही व्हीट स्टोन सेतु बताता है, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे ही Q1 हम आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जंक्शन आ गया, तो दो भागों में चार्ज बढ़ सकता है, या तो इस साइड में या इस साइड में, दोनों साइड में चार्ज को जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि कब? यदि C1 बटा में C2 बराबर C3 बटा में C4 हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो इस वाले वायर में, इस वाले तार में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अर्थात दोनों का विभव समान हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका पोटेंशियल यदि x है, इसका पोटेंशियल यदि y है, तो हम कह सकते हैं कि x
वी एक्स बराबर वी वाई हो जाता है। तो जब वी एक्स बराबर बी वाई हो जाएगा, वी एक्स बराबर जब बी वाई हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब इसमें इस कैपेसिटर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हमारे पास अब सिंपल सा सर्किट बच जाता है। कौन सा? बस यहाँ से इधर गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये इधर गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में। दोनों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो विट स्टोन सेतु आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि हमने कहा कि C1 बटा में C2 बराबर C3 बटा में C4 हो जाए तो इस वाले दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और जब पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है, तो इस कैपेसिटर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं। हमने कहा कि ये चीज़ हमें मालूम है, तो ये ऐसा होता है या नहीं होता है, इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं। तो हमने कहा कि भाई ऐसा होता है, तो ये वाला सर्किट से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हटा दिया हमने। अब यहाँ से ये Q1 चार्ज गया तो यहाँ भी तो Q1 ही जाएगा। ओके, यहाँ से Q2 गया तो इस साइड में भी Q2 ही जाएगा यहाँ से, और ये वापस यहाँ से Q वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा इसको। तो हमें ऑलरेडी एक चीज़ तो मालूम है कि C1 बटा में C2 बराबर C3 बटा में C4, C1 बटा में C2, C3 बटा में C4, ये चीज़ हमको ऑलरेडी मालूम है। इसी का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। अच्छा चलिए इस वाले में चलते हैं हम लोग। पोटेंशियल V बराबर कितना होता है? Q बाई C, ये तो बात आपको मालूम है फार्मूले से। तो हम इस वाले सर्किट की बात करते हैं, इस वाले लाइन की। तो V यहाँ पे पोटेंशियल, V यहाँ पे पोटेंशियल कितना? X, Vx। तो V माइनस वी एक्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू विभवांतर बराबर चार्ज बटा में कैपेसिटेंस। तो चार्ज इसमें कितना फ्लो हो रहा है? Q1, इसमें हो रहा है Q1। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद से इस वाले में चलेंगे। चलिए V, यहाँ पे V और यहाँ पे कितना? Vy। तो V माइनस वी वाई इज इक्वल टू Q2 बटा में कितना कैपेसिटेंस है? C2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम भाग दे देते हैं, तो 1/2 कर लेते हैं। चलिए 1/2 करेंगे तो V माइनस वी एक्स बटा में V माइनस वी वाई इज इक्वल टू Q1 बटा में Q2 इज इक्वल टू C2 बटा में C1। समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास 3 समीकरण हो गए। अब आते हैं यहाँ वाले लाइन में। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? Vx। यहाँ पे पोटेंशियल है Vx और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0। ठीक है, तो Vx माइनस जीरो डायरेक्ट 0 है। तो Vx माइनस 0 इज इक्वल टू कितना? Q1 बटा में C3, समीकरण नंबर 4। अब नेक्स्ट Vy इधर से जा रहे हैं, तो Vy माइनस 0 इज इक्वल टू Q2 बटा में C4। समझ में आया है? Q2 बटा में C4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों को यदि हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/5। जैसे हमने इसको लिखा फिर भाग दिया, तो फिर इसको लिख के फिर से भाग देंगे। तो Vx अपान में Vy, Q1 बटा में Q2 गुणे कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा C4 बटे में C3। समीकरण नंबर 6। अब हमें देखना है ये समीकरण 3 और समीकरण 6। समझ में आ रहा होगा? फिर से एक बार दोहरा देते हैं इसको। हमने कहा कि इस वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस वी एक्स चार्ज बटा में कैपेसिटेंस। इसके लिए V माइनस वी वाई Q2 बटा में C2। इसके लिए Vy माइनस 0 Q2 बटा में C4। कहाँ गया? इधर। फिर उसके बाद से इसके लिए Vx माइनस 0 Q1 बटा में C3। ठीक है, और इन दोनों को समीकरण बना के इसको डिवाइड कर दिया, तो Q1 बटा में Q2 ये पलट जाएगा चूँकि नीचे है, तो C2 बटा में C1। यहाँ भी इसको डिवाइड कर दिया तो Q1 बटा में Q2 और नीचे वाला पलट जाएगा तो C4 बटा में C3। क्लियर है? अब हमें ऑलरेडी एक चीज़ मालूम है, पहले से
हमें ऑलरेडी एक चीज़ मालूम है कि भाई C1 बटा में C2 इज इक्वल टू C3 बटा में C4। ये बात हमको मालूम है। देखेंगे इसके आगे हमें मालूम है, क्योंकि ये हमें मालूम है, दिया है क्या कि C1 बटा में C2 बराबर में C4 बटा में C3 बटा में C4। तो अब देखो, यदि हम समीकरण 3 बटा में 6 कर दें, 3 बटा में 6 कर दें, तो इस साइड में ये हम देख सकते हैं, देखो राइट हैंड साइड को मिलाओ, Q1 बटा में Q2 इधर भी है, Q1 बटा Q2 इधर भी है, तो ये कट जाएगा। क्लियर है। C2 बटा C1 है, इधर C4 बटा में C3 है, और हमने देखा यहाँ पे कि C1 बटा C2 चाहे इसको उलाट के लिखो, C2 बटा C1 बराबर C4 बटा में C3 होगा। ये दोनों ये भी बराबर है, तो Q1 बटा में Q2 से Q1 बटा में Q2 कट गया, और C2 बटा में C1 से C2 बटा में C1 कट गया। अर्थात राइट हैंड साइड में कितना हो गया, दोनों का बराबर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए v माइनस वी एक्स बटा में v माइनस वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स बटा में वी वाई। बस क्लियरली समझ में आ रहा होगा। Q1 बटा में Q2, Q1 बटा में Q2 इधर भी है, और C2 बटा में C1 इधर है, और C2 बटा में C1 C4 बटा में C3 के बराबर होता है, तो ये भी दोनों बराबर हो गए। तो राइट हैंड साइड किसी इक्वेशन का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है त्रिय गुणा करके, तो यहाँ कहते हैं v इंटू वी वाई चाहे वी वाई इंटू वी, इसे करेंगे तो वी एक्स इंटू वी वाई इज इक्वल टू, त्रिय गुणा कर रहे हैं, वी एक्स इंटू वी एंड वी एक्स इंटू वी वाई। अब माइनस बी एक्स इंटू बी वाई से माइनस बी एक्स इंटू बी वाई कैंसिल, बचा क्या, वी वाई वी इज इक्वल टू वी एक्स वी, वी से वी कैंसिल, तो अर्थात वी वाई बराबर वी एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। हमने शुरू में ही आपसे कह दिया कि जब चार्ज, जब भी वहाँ से जब C1 बटा में C2, यदि ये C1 बटा में C2 यदि C3 बटा में C4 यदि हो जाता है वैसे सर्किट में, जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिखता है, तो यदि ऐसा होता है तो इन दोनों पॉइंट का जो x और y पॉइंट था उसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, और जब पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो जो बीच वाला कैपेसिटर लगा था उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और बाकी को हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका प्रूफ आपने देख लिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करके देखते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट दी गई है और सर्किट में कहा है कि ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता बताना है। तो यदि हम नॉर्मल मेथड से जो हम लोग सॉल्व करते थे उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते थे कि पोटेंशियल यहाँ पे कैपेसिटर जो है या तो श्रेणी क्रम में जुड़े हो या तो समांतर क्रम में जुड़े हों। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये वाला प्लेट ए से जुड़ा है, लेकिन ये वाला प्लेट किसी और पॉइंट से जुड़ा है, अलग एक पॉइंट मिल गया हमें। फिर उसके बाद ये दूसरे प्लेट के बारे में देखें तो ये बी से जुड़ा है और फिर एक अलग पॉइंट से जुड़ा है। फिर ये वाले प्लेट को देखें तो ये वाला प्लेट इस पॉइंट से जुड़ा है, फिर बी से जुड़ा है। मतलब एक अननोन 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं हमें, अननोन 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं। तो 2 पॉइंट मिल जा रहे हैं तो इसलिए हमारे पास टोटल कितने पॉइंट हो जाते हैं? 4 पॉइंट हो जाते हैं। कितने? 4 पॉइंट। तो जब भी 4 पॉइंट हमें मिल जाएं तो हम लोग दिमाग पहले आ जाना चाहिए आपको कि हो सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर यह आधारित क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है या नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होता है? C1 बटा में C2 बराबर में C3 बटा में C4। ये बात, ये आपको रटना नहीं है। C1 बटा में C2 ऐसे नहीं रटना। आपको रटना क्या था कि ये बीच वाला कैपेसिटर और उसके अगल बगल वाले इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना यदि बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हमें ये चीज़ याद रखना है, ये नहीं कि आप इस वैल्यू को याद C1 बटा में C2 हो सकता है P/Q = X/Y लिखा हो, ओके, तो वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 1 बटा में 2
इधर कितना है 3/6। 3/6 क्या होता है बाबू 1/2। तो दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये सर्किट क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है। यह सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली कहानी खत्म हो गई, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब सर्किट हमें कैसा दिखेगा, कहीं ऐसे दिखेगा। एक माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। बस अब ये देखिए तो एकदम सिंपल सा है। यहाँ से हम चले, ये वाला कैपेसिटर मिला, फिर इस कैपेसिटर से जस्ट आगे चले, कोई भी जंक्शन नहीं है, दूसरा कैपेसिटर मिला, तो ये दोनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में हो गए। फिर इधर से आए तो ये कैपेसिटर मिला, फिर इधर वाला मिला तो ये कैपेसिटर मिला, तो ये भी दोनों क्या हो गए श्रेणी क्रम में हो गए। तो ये दोनों श्रेणी क्रम मिला के एक हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम मिला के एक हो जाएंगे। तो कहीं सर्किट हमें अब ऐसे दिखने लगेगा। ठीक, ये ऐसे दिखने लगेगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों को मिलाया तो ये हो गया C1 और इन दोनों को मिलाया तो ये हो गया C2। क्लियर है। तो यहां से दोनों को देखेंगे तो 2 होता है श्रेणी क्रम में, तो हम क्या लिखते हैं, इसको और नाम बदल देते हैं, C' कर दीजिए। तो C' कितना हो जाएगा, 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है तो क्या फार्मूला होता है C1 C2 बटा में C1 प्लस C2, मतलब इन दोनों का गुणा अब बटा में जोड़। तो दोनों का गुणा 1 गुणे 3 बटा में 1 धन 3, तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 4 माइक्रो। क्लियर है। तो ये हमें मिल गया 3 बटे में 4 माइक्रो फैरड। C" निकाल लेते हैं इसी फार्मूले से, 2 गुणे 6 बटा में 2 धन 6, तो 6 दूनी के 12 और 8, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 दूनी के 8 माइक्रो फैरेड। ये आ गया 3/2 माइक्रो फैरेड। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो इसलिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा C' प्लस C', दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 3 बटे में 4, 3 बटे में 2, अर्थात इसको यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो गया 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 6, 6 3 9 बटे में 4 माइक्रो फैरेड। ये हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको पहचानना है कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि ऑलरेडी नीट में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। जो इस क्वेश्चन को समझ गया, समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज वो ऑलरेडी समझ गया। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे सेम प्रोसेस हम देखते हैं कि यहाँ से चलेंगे तो पोटेंशियल है A, विभव है A, इस पॉइंट के लिए A से जुड़ा है, इस पॉइंट के लिए A से जुड़ा है, फिर ये वाला पता नहीं किसी और से जुड़ गया है, फिर ये वाला किसी दूसरे से जुड़ गया है, इधर से देखें तो ये वाला किसी और से, फिर ये किसी और से। तो हर कैपेसिटर अलग अलग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबका नामकरण हम कर देते हैं। यहाँ वाले पॉइंट का हो गया, पॉइंट हो गया A। ठीक है, इसका हमने नाम रख दिया X, इसका हमने नाम रख दिया Y और इसका हमने नाम रख दिया Z। हमने आप लोग से अभी बताया कि जब 4 पॉइंट के बीच में कैपेसिटर जुड़े हों तो हम एक बार ज़रूर सोचते हैं कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कैसे लिखते हैं ये बात समझिए। पहले हम लिखेंगे A, फिर नेक्स्ट वाले को ऊपर, फिर नेक्स्ट वाले को नीचे, तो A X Y और लास्ट वाले को Z। क्लियर है। फिर जो बाद में बचा हुआ है उसको हम साइड में देखेंगे। पहले हमें 4 पॉइंट से मतलब है, बाद में देखते हैं इसको। तो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं इसको, A X Y Z। यहाँ पे देखिए A और X के बीच में 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है,
फिर x और y के बीच में 10 माइक्रोफैरेड यहाँ पे है। फिर उसके बाद y और z के बीच में 5 माइक्रोफैरेड, कहाँ गया y और z के बीच में 5 माइक्रोफैरेड। फिर उसके बाद से x और z के बीच में है, x और z के बीच में भी 5 माइक्रोफैरेड। और इसके बीच में भी 5 माइक्रोफैरेड। और z और b अलग से है पॉइंट, तो z और b के बीच में भी 5 माइक्रोफैरेड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब एकदम फर्स्ट क्लास का व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, और जैसे कि आप आसानी से आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो 5/5 1 हो गया, 5/5 1 हो गया, तो इधर वाला भी 1, इधर वाला भी 1, तो इसका मतलब ये वाला बीच वाला क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास अब सर्किट कैसा बनने वाला है, कहीं ऐसे। ये रहा B, उसके बाद से ये 5 माइक्रोफैरेड, फिर ये वाला 5 माइक्रोफैरेड। चूँकि x और y का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ हो गया 5 माइक्रोफैरेड, और यहाँ भी 5 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 5 माइक्रोफैरेड, क्लियरली। और यहाँ पे ये दोनों श्रेणी क्रम में आपको दिख रहे हैं, तो दोनों का हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कहीं इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है A, यहाँ हो जाएगा, हमने कहा C डैश, यहाँ हमने कहा C डबल डैश। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, तो कितना C डैश हो जाएगा, ये है 5 माइक्रोफैरेड, 5 × 5, अब 5 + 5, फार्मूला यही है श्रेणी क्रम में जोड़ने का, इतना इंटू इतना, दोनों का गुणा बटा में जोड़। तो कितना हो जाएगा, 25 बटा में 5 5 10, अर्थात 2.5 माइक्रोफैरेड, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेम आ जाएगा, C डबल डैश कितना हो जाएगा, 25 बटा में 10, अर्थात 2.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, दोनों का वैल्यू आ गया 2.5 माइक्रोफैरेड, इसका भी 2.5 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे हमें अब कैसा श्रेणी दिखने लगा, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कहीं हमें ऐसा श्रेणी देखने को मिलेगा, सर्किट A, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे B, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमने कहा कि C ट्रिपल डैश दिख रहा है। ओके, तो C ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं। समांतर क्रम में तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, C डैश प्लस C डबल डैश, अर्थात 2.5 + 2.5, अर्थात हो गया 5 माइक्रोफैरेड। ये भी हमें मिल गया कितना, 5 माइक्रोफैरेड। फिर से ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो हमें इक्विवेलेंट मिल गया, 5 × 5 बटा में 5 + 5 = 25/10 = 2.5 माइक्रोफैरेड। ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी नीट में आ चुका है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब हम हर तरह का लगभग क्वेश्चन जो कि क्लास 12th बोर्ड के आधार पर होने चाहिए हम हैंडल कर चुके हैं। ये सब बोर्ड से भी रिलेटेड हैं, ये बोर्ड में भी आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। तो हम बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने आपको यहाँ पे समझा दिया और बता दिया, टोटल कवर कर लिया। कुछ इससे एडवांस लेवल के भी हमने बताए, इससे भी और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर हो जाते हैं, जैसे कि वो ऑलरेडी नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए ही काम आते हैं। तो हम चूँकि अभी उसका कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम उसको भी यहाँ पे आपको बताते। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने अगले इसके बाद लेक्चर नंबर 17 में हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के बीच में यदि हम डाई इलेक्ट्रिक रख दें, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत रोधी, हमने आपको क्लियरली पहले ही बता दिया, परावैद्युत रखने पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और जितना भी क्वेश्चन है इससे समाप्त हो चुका है। तो आप इसको रिपीट करिए, बार बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने से भी सॉल्व कीजिए, और अपने घर पे जो बुक्स हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप और अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।